इस तस्वीर को देखें जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था। ये तस्वीर हमारे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी की है। इसके बाद इसी स्टार की तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा, जिसमें हमको ये स्टार रेड कलर में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से जब उस स्टार की तस्वीर को खींचा गया तो वो इसके असल कलर को कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि उसने आसानी से उस स्टार के असल कलर को कैप्चर कर लिया। ये स्टार हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस स्टार को एक सियारा ऑर्बिट करता है। इस सियारे को साइंसदान बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम इंसान जाकर जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए साइंसदान इस सियारे को कई सालों से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस सियारे की तस्वीर को खींच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि एक तो इसका स्टार बहुत ज्यादा छोटा है और दूसरा ये हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसकी तस्वीर को खींच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी तस्वीर को देखें, इसमें ये इसके सोलर सिस्टम का बड़ा स्टार है। असल में ये दो स्टार हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है, और ये प्रोक्सिमा सेंटोरी है जिसका साइज इन दोनों स्टार्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। साइज में छोटा होने की वजह से इसकी रोशनी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम से इस पर नजर रखने के बाद साइंसदानों ने इसकी बहुत सारी तस्वीरें खींचने की कोशिश की, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो ये आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जेम्स ने इस सियारे की तस्वीर खींची तो इसमें ये सियारा दिखाई देगा जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जेम्स की तस्वीर में भी ये सियारा बहुत छोटा और मध्यम दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में ये आपको काफी साफ दिखाई दे रहा है और इस तस्वीर में ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरें को खींचने के बाद साइंसदानों ने इस सियारे को बहुत डिटेल से स्टडी किया और इसका एक 3D मॉडल बनाया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मॉडल नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। आप उस वेबसाइट पर जाकर भी इस मॉडल को देख सकते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, नासा किसी भी चीज का मॉडल, उसकी पिक्चर और इस पर की जाने वाली स्टडी को देखते हुए बनाती है। इन सारी चीजों से नासा ने इस सियारे के बारे में बहुत कुछ जाना। ये सियारा अपने स्टार को 11.2 डेज में ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब है कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। जब आप इसकी सरफेस से इसके स्टार को देखेंगे तो ये आपको सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा और सूरज दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से वहाँ ऐसा टेम्परेचर मौजूद है जिसमें पानी मौजूद हो सकता है। इसकी सरफेस हमारी जमीन की सरफेस की तरह रोकी है। इसका मास भी उतना ही है जितना हमारी जमीन की सरफेस का है। लेकिन इस प्लेनेट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। असल में ये प्लेनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ है। जो साइड अपने स्टार की तरफ है वहाँ हमेशा दिन रहता है और इस सियारे का स्टार हमारे सूरज की निस्बत ज्यादा रेडिएशंस को खारिज करता है, जिसकी वजह से इसकी डे वाली साइड पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं और जहां इतनी ज्यादा रेडिएशंस होती हैं वहां मौजूदा स्टडी के मुताबिक लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह जहां चाहे लाइफ पैदा कर सकता है। हमारा सूरज भी रेडिएशंस को खारिज करता है, लेकिन जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रेडिएशन सरफेस तक नहीं आ पाती। ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। इसकी दूसरी साइड इसके स्टार के दूसरी तरफ है, वहाँ हमेशा रात रहती है क्योंकि स्टार की रोशनी उस साइड पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी सर्दी है जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच में एक ऐसी जगह है यहाँ पर रात भी होती है और दिन भी। ना ही वहाँ इतनी ज्यादा सर्दी है और ना ही वहाँ रेडिएशन जाती है। उस जगह पर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी का समुंदर मौजूद हो सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं, 2019 में नासा को इस सियारे से एक सिग्नल मिला था जिसकी फ्रीक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज थी, जिसे जमीन पर लगे टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल किसी स्टार का नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा सिग्नल इंसान ही भेज सकता है। उस सिग्नल के बारे में अभी भी साइंसदान स्टडी कर रहे हैं और अभी तक उनको नहीं पता चल सका कि आखिर ये सिग्नल किस चीज का है।
कई साइंसदान का कहना है कि उस सिग्नल को प्रोक्सिमा सेंटोरी पर रहने वाले एलियंस ने भेजा है, लेकिन अभी इसके बारे में किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इसके 3D मॉडल को देखें तो यहाँ हमको बादल दिखाई देंगे, जिसका मतलब है कि इस पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर मौजूद है। अगर आप इसकी सरफेस को देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल प्लेन बंजर दिखाई देगी, क्योंकि ये सामने वाली साइड है। इस साइड पर इसके स्टार की बहुत ज्यादा खतरनाक रेडिएशंस पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये जमीन बंजर होने के साथ साथ बिल्कुल प्लेन है। लेकिन इस साइड को देखें तो यहाँ आपको समुंदर और कुछ जगह दिखाई देंगी। अगर आप इसे देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन को देख रहे हैं, लेकिन ये जगह इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इस जगह पर ना इतनी ज्यादा सर्दी मौजूद है और ना ही वहाँ इसके स्टार की इतनी रेडिएशंस पड़ती हैं। इसके अलावा इसकी तीसरी साइड को देखें तो यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी मौजूद है। साइंसदान जमीन से स्टडी करने पर अभी भी इसके बारे में सही से नहीं जान पाए और जमीन से इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से हम इसे अच्छे से नहीं देख पाते। अगर साइंसदानों को इसके बारे में जानना है तो साइंसदानों को इस पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजना होगा। साइंसदान को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं जो कई मीटर बड़े थे, जिनकी तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इन एनिमल्स की डेटिंग की गई तो पता चला ये एनिमल्स आज से कई करोड़ साल पहले जमीन पर रहते थे। कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों ने इनको डायनासोर का नाम दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इनके फॉसिल्स पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से भी मिले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर ये फॉसिल्स किस एनिमल के हैं और बलूचिस्तान में ये कैसे आए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। डेरा बुगटी बलूचिस्तान में मौजूद है, जो कोयटा से 363 किलोमीटर दूर है। 1910 में बरतानिया के एक साइंसदान ने डेरा बुगटी में खुदाई की और यहाँ से करोड़ों साल पुरानी डायनासोर की हड्डियों को फाइंड किया। इन हड्डियों की पैमाइश से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े डायनासोर की हड्डियाँ थी, जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस एरिया में डायनासोर्स की हड्डियाँ मिल सकती हैं। बलूचिस्तान से मिलने वाले एनिमल्स के फॉसिल्स को बलूचिथेरियम भी कहा जाता है, लेकिन बाद में इस एरिया को स्टडी नहीं किया गया। और फिर 52 साल बाद 1965 में बलूचिस्तान के इलाके से डायनासोर के मजीद फॉसिल्स मिले। इस दरियाफ्त से पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ गया और फिर कई साइंसदानों ने पाकिस्तान आकर यहाँ मजीद फॉसिल्स को फाइंड करने का फैसला किया। और फिर 1990 में फ्रांस का एक साइंसदान बलूचिस्तान आया और पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और नवाब अकबर खान बुगटी ने इस साइंसदान की मदद की। नवाब अकबर बुगटी ने इस साइंसदान को कई मजदूर फराहम किए और कई दिनों तक इसने डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों के करीब खोदा और फिर इसे डायनासोर की एक उंगली मिल गई, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। अब 3 बार पाकिस्तान में डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके थे। पहला फॉसिल्स 1910 में मिला, फिर 1965 में और फिर 1990 में। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये फॉसिल्स किस तरह के डायनासोर के थे। साइंसदान का कहना है कि आज से 6 करोड़ साल पहले बरे-आज़म एशिया एक ऐसी जगह थी, यहाँ डायनासोर की बहुत बड़ी तादाद रहती थी। उस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा जंगलात हुआ करते थे। ये एरिया सेम ऐसे था जैसे आज अमेज़न जंगल है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त इन जंगलात में गैंडे जैसे जानदारों की नस्ल रहा करती थी, जिनके फेस पर सिंग नहीं होते थे और वह जानदार पौधे खाते थे। और जो फॉसिल्स बलूचिस्तान से मिले हैं वो इसी गैंडे के हैं। मिलने वाले फॉसिल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि उस वक्त इस तरह के गैंडे का साइज 25 मीटर से ज्यादा था और इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था। आज अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो आपको यहाँ रेगिस्तान और पथरीले पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन साइंसदान का कहना है कि आज से 7 करोड़ साल पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल मौजूद थे और यहाँ से बड़े बड़े दरिया बहते थे। फ्रांस से आने वाले साइंसदान ने 200 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में 40 से ज्यादा प्लेसेस को स्टडी किया। इसे गैंडे जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स के अलावा कई साल पुरानी मछली
और कई दूसरे एनिमल्स के फॉसिल्स मिले। उस साइंसदान का कहना है कि बलूचिस्तान के एरिया टेरा बुक्टी में दुनिया में डायनासोर के सबसे ज्यादा फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। उस साइंसदान ने ये भी कहा कि इस एरिया से हमें जो हड्डियां मिली हैं उन पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के दांतों के निशान थे, यानी वो हड्डियां करोड़ों साल पुराने गैंडे जैसे किसी डायनासोर की हड्डियां थी जो पौधे वगैरह खाते थे, और इनका शिकार उस वक्त मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छ करते थे। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के एक साइंसदान मोहम्मद सादिक को 2001 में बरखान से 35 किलोमीटर दूर पुत्ताकीर के एक मुकाम की चट्टानों के नीचे से कई फॉसिल्स मिले। आज तक जितने भी फॉसिल्स मिले थे इनकी हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा बनाया गया, लेकिन वह मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि उन फॉसिल्स में कई डायनासोर की हड्डियां थी जिनमें से किसी का साइज छोटा था और किसी का साइज बड़ा था। लेकिन पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसी जानवर का एक मुजस्मा रखा हुआ है जिसे मिलने वाले फॉसिल्स को स्टडी करके बनाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा बलूचिस्तान से एक ऐसे जानवर के फॉसिल्स मिले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। इस एनिमल का नाम लीमर था जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी। ये एनिमल सिंध में सांगर के साहिलों पर पाया जाता था, लेकिन इसकी हड्डियां बलूचिस्तान से मिली, जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।